हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीपल टीचर। आई होप आप सभी ठीक होंगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ साइकोलॉजी की एक न्यू थ्योरी डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जिसे हम साइको एनालिटिकल थ्योरी बाय सिगमंड फ्रॉइड के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने हमें मन की अलग अलग अवस्थाएं बताई, जिसके आधार पर व्यक्तित्व की संरचना हुई है। तो चलिए इस थ्योरी को जरा डिटेल में समझते हैं। ये पर्सनालिटी की थ्योरी में से एक है। अगर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्धांत के बारे में समझें इससे पहले हम सिगमंड फ्रॉइड के बारे में कुछ अहम बातें जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है वे मनोविश्लेषण पे दिया है, जिसे हम साइको एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या थे? ये एक मनोवैज्ञानिक थे जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। इन्होंने अपने सिद्धांत, अपने कुछ विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए थे, जिसके आधार पर व्यक्तित्व की संरचना हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं मन की अवस्था। सिगमंड फ्रॉइड ने मन की अवस्था को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया, जिसमें से सबसे पहले रखा चेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हम लोग एक्टिव होते हैं, जो हमारे आसपास वर्तमान से संबंधित हो। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप चल रहे हो, आप कुछ बोल रहे हो, आप कुछ सोच रहे हो, ये जो भी चीजें आपके वर्तमान में चल रही हैं, इन्होंने इसे चेतन मन के अंदर रखा, जिसमें हम लोग एक्टिव होते हैं और हमें पता होता है कि हम लोगों को क्या बोलना है और हम सोच की चीजें बोलते हैं। आगे इन्होंने हमें बताया अर्धचेतन मन के बारे में, जो कि है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आता क्या है? जो चीजें हम अचानक से कोई याद हुई चीजें भूल जाते हैं। यानी कि ऐसी कोई घटना जो आपकी जिंदगी में हुई हो, या फिर आपने कोई चीज याद किया हो और याद करने के बाद आप कुछ समय तक उसे दोहराते नहीं हैं, तो हम अचानक उसे भूल जाते हैं। पर अगर हम कुछ प्रयास करें, कुछ प्रयत्न करें, तो उसके बाद हमें वो चीजें याद आ जाती हैं। जैसे आप लोग अपने एग्जाम में जाने से पहले बहुत सारी चीजें याद करके जाते हो, तो उस समय जब याद कर रहे होते हो तो आपका चेतन मन काम कर रहा होता है। पर जब हम एग्जाम देने जाते हैं, तो एग्जाम में जब हम बैठे होते हैं तो हमें कुछ चीजें याद नहीं आती, तब वे हम अचानक भूल जाते हैं। ये हमारे डर, घबराहट की वजह से हो सकता है। पर अगर हम कुछ प्रयास करें और थोड़ा सोचें तो हमें वो चीजें याद आ जाती हैं। इन्होंने मन की अवस्था में सबसे पहले चेतन, अगले में अर्धचेतन और आखिरी में हमें अचेतन मन के बारे में हमें बताया। अचेतन मन यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं। इसमें यहाँ पे हमें कुछ अपनी दबी हुई इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो हमारी कभी पूरी नहीं हुई, या फिर हमने उसके बारे में कभी इतनी गहराई से सोचा नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी ज़्यादातर पूरी नहीं होती। जैसे अगर हमने कोई चीज़ गुस्से में बोली हुई बात, हमें पता है कि वो चीज़ सच नहीं हो सकती, या फिर हम कभी कोई सपना देखते हैं, या फिर हम कोई इमेजिनेशन करते हैं, तो वे सभी हमारी दबी हुई इच्छाएं या फिर कोई दुखद बात जो हम याद करना नहीं चाहते, तो वो चीजें आ जाती है अचेतन मन के अंदर। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज हमें बताई, काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति को इन्होंने लिबिडो का नाम दिया, लिबिडो। अब देखिए काम प्रवृत्ति के अंदर आती कौन सी चीज है? देखिए आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं बचपन से लेकर अभी तक हुई होंगी, पर आपको सारी घटनाएं याद हैं ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा हमारे जीवन में प्रभाव कर जाएं, वे चीजें हमें याद रह जाती हैं और बाकी चीजें कहीं ना कहीं हमारे अचेतन मन के अंदर चली जाती हैं। जो हमें कभी याद आती नहीं है, वे चीजें हमारी अचेतन मन के अंदर आती हैं। अर्धचेतन मन के अंदर कुछ ऐसी भूली भटकी चीजें जो आपके प्रयास के कारण आपको याद आ जाए, वो आ जाती है अर्धचेतन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। और चेतन मन जो आपके वर्तमान से संबंधित है, जो आपकी डेली लाइफ में जो घटना घट रही है, वे चीजें आ जाती हैं। अब सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे मन की अवस्थाओं को समझाने के लिए एक बर्फ के टुकड़े से हमें एग्जाम्पल समझाया। सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे मन की अवस्था को एक बर्फ के टुकड़े से तुलना की है और बर्फ का टुकड़ा कुछ त्रिकोण जैसा ले लिया। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे 3 भाग में विभाजित किया गया है। चेतन मन को थोड़ा छोटा बनाया गया है और अचेतन मन जो कि अनकॉन्शियस माइंड है, इसको थोड़ा बड़ा बनाया गया है।
क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई होंगी जो बचपन में आपको अब याद नहीं है। तो देखिए, ऐसी घटनाओं को इन्होंने 9/10 से हमें रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है। और चेतन मन और अचेतन मन के बीच में आता है अर्धचेतन मन, जो कि आपकी कुछ ऐसी घटनाएं जो भूली भटकी घटनाएं जो आपको कुछ प्रयास के बाद याद आ जाती है। ये जो अर्धचेतन मन है वे चेतन मन और अचेतन मन को विभाजित करने में काम आता है। और चेतन मन को अगर हम फ्रैक्शन वाइज देखें तो यह है 1/10 और अचेतन मन है 9/10। आई होप आपको यहाँ पे तक मन की अवस्थाएं अच्छे से समझ में आया होगा, जिसमें हमने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में डिटेल में समझा। अब चलिए आगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें समझते हैं। अभी हमने देखा मन की अवस्था, और मन की अवस्था के आधार पर ही व्यक्तित्व के 3 रूप बनाए गए। वे 3 रूप हैं इद, ईगो और सुपर ईगो। इद को हम इदम के नाम से जानते हैं, ईगो को हम अहम के नाम से जानते हैं और सुपर ईगो को हम परा अहम के नाम से जानते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने हमें इन तीनों अवस्थाओं को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जो कि एक तरीके से हमें व्यक्तित्व की संरचना बताता है। देखिए, अगर हम किसी भी इंसान को देखें तो हम देख के ये नहीं बता सकते कि उसके मन में क्या चल रहा है, पर कहीं ना कहीं हम लोगों ने व्यक्तित्व की संरचना को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया है। तो चलिए इन्हें समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इद के बारे में, जिसे हम इदम के नाम से भी जानते हैं। पहला पॉइंट हमारे सामने है अचेतन मन, यानी कि इद में कौन सी बातें आ जाती हैं जो कि अचेतन मन का भाग था। अचेतन मन मतलब हमारी कुछ ऐसी दबी हुई इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई है। बेसिकली इसमें हम अपनी इच्छाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। जैसे अगर हम एक बच्चे को देखें, एक बालक को देखें, अगर उसे चॉकलेट खाना है तो वो जिद पे आ जाएगा कि उसको चॉकलेट चाहिए ही चाहिए। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है या फिर अभी मार्केट बंद है। उसको वो जो चीज़ें चाहिए वो उस समय उसे चाहिए होती है। तो बेसिकली इसमें अचेतन मन को इंक्लूड किया गया है। आगे हमें यहाँ पे बता रखा है सुखवादी सिद्धांत। ईद को हम सुखवादी सिद्धांत बताते हैं क्योंकि इसमें बालक अपने सुखों के बारे में सोचता है। उसे किस बात से अच्छा लगेगा या फिर किस बात से उसे बुरा लगेगा, ये बच्चे को काफी फर्क करता है। अगले पॉइंट में हमें बता रखा है इच्छाओं की जननी। इसमें बच्चे की इच्छाएं सामने आती हैं। यहाँ पे बच्चा अपनी इच्छाओं को जाहिर करता है, अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है और साथ ही साथ पूरी करवाना भी चाहता है। अगले पॉइंट में हमें यहाँ पे बता रखा है काम प्रवृत्ति का भंडार, जिसे लिबिडो के नाम से हमें सिगमंड फ्रॉइड ने एक्सप्लेन किया। यहाँ पे हमें काम प्रवृत्ति के बारे में बता रखा है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने सारे के सारी जो इच्छाएं हैं, जो सारे के सारे हमारे मटेरियल हैं, जो मटेरियल का मतलब जो हम चीज़ें करवाना चाहते हैं, उस चीज़ के बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चा अपनी इच्छाओं के बारे में दूसरों को बता रहा है और वो बच्चा चाहता है कि उसकी इच्छाएं पूरी हो जाए, चाहे वो कैसे भी पूरी हो। अगले पॉइंट में हमें बता रखा है दबी हुई इच्छाएं। कुछ बच्चे अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो बेसिकली जो हमारे अंदर जो दबी हुई इच्छाएं हैं, जो अचेतन मन का भाग है, वे इद के अंदर आ जाएगा, यानी कि इदम के अंदर आ जाएगा। अगले पॉइंट में हमें बता रखा है इदम हमारे अंदर का पशु है। देखिए, हमारी इच्छाएं जरूरी नहीं है कि सामने वाले के लिए हमेशा अच्छी हो। कुछ हमारी इच्छाओं से किसी और को हानि हो सकती है। जैसे हमें बहुत गुस्सा आ गया तो हम सोच रहे सामने वाले को मार दे। तो बेसिकली कुछ ऐसी इच्छाएं जो हमें खुद को तो सुख दे रही है, पर जरूरी नहीं है कि वह सामने वाले को भी सुख दे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर का पशु है। और यहाँ पे बता रखा है कि इसमें बालक की कौन सी अवस्था आ जाएगी। इसमें बालक की शेषा अवस्था को इंक्लूड किया है, जिसमें बालक अपनी इच्छाओं के बारे में पहले सोचता है और बाद में वे दूसरों के बारे में सोचता है। आगे हमें जानना है ईगो के बारे में, जिसे हम अहम बोलते हैं। देखिए, अब जब इद से बच्चा उठ के आ जाएगा तो वो ईगो में पहुंच जाएगा। यहाँ पे बच्चे को वास्तविकता पता चल जाती है, जैसे कि अभी अगर मैं पढ़ूंगा तब जाके मुझे चॉकलेट मिल सकती है, या फिर अगर मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा तब मिल सकती है। वे बच्चा जिद करना थोड़ा सा कम कर देता है यहाँ पे आके। अब यहाँ पे बता रखा है इदम की इच्छाओं
को नियंत्रण करने वाला। अब देखिए जो इद था, इदम था, इसमें हम लोग कर क्या रहे थे, इसमें बस हम अपनी इच्छाओं को पूरी करवाना चाह रहे थे, चाहे सामने वाले को किस तरीके से भी उसमें प्रॉब्लम हो। पर इसमें कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि ये इदम को नियंत्रण कर रहा है, यानी कि ये इच्छाएं अभी पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती, हमें इस वास्तविकता का पता चल जाता है। अगले पॉइंट में हमें यहाँ पे बता रखा है उचित अनुचित में समायोजन। यहाँ कहीं ना कहीं हम लोगों को उचित और अनुचित में समायोजन करना आ जाता है। इस अवस्था को बाल्य अवस्था में रखा गया है, जिसमें बालक को इतना पता चल जाता है कि वास्तविकता क्या है और वे इदम पे नियंत्रण करना सीख जाता है। अभी हमने इद के बारे में सीखा, जिसमें बालक बस अपनी इच्छाओं को पूरी करवाना चाहता है। फिर हमने अभी अहम के बारे में देखा, जो कि ईगो का पार्ट है, जिसमें बालक को वास्तविकता का पता चल जाता है और वे कहीं ना कहीं इदम पे नियंत्रण पा लेता है। अब देखते हैं आगे है सुपर ईगो, जिसे हम परा अहम के नाम से जानते हैं। इसमें चेतन मन, जो कि 1/10 था, इसका भाग माना गया है, जिसमें बच्चा जो है अब थोड़ा सा अलर्ट हो गया है। इसमें बच्चे को कहीं ना कहीं इदम और अहम में नियंत्रण करना आ जाता है और बच्चा आदर्शवादी बन जाता है। वे समाज के लिए अब कुछ करना चाहता है और उसको पता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का हमारे जीवन में उतना कुछ महत्व नहीं है। वे नैतिकता समाज के बारे में पहले और अपने बारे में बाद में सोचता है। तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं कि इसमें जो बालक का चेतन मन अब पूरा समझ चुका है कि अभी क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमारे समाज के लिए सही है। इस अवस्था में जो बालक है वो किशोरावस्था में पहुंच चुका होता है और इसे न्यायाधीश का नाम भी दिया गया है कि कहीं ना कहीं हमें पता है कि हम अपने बारे में तो सोच ही रहे हैं और साथ ही साथ हमें यहाँ पे नैतिकता, समाज, आदर्शवाद, इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना है। तो देखिए व्यक्तित्व की संरचना को 3 अलग अलग भागों में इस तरीके से बांटा गया है और अचेतन मन इद के अंदर और सुपर ईगो यानी कि परा अहम के अंदर चेतन मन को रखा गया है। और ईगो कहीं ना कहीं इसके बीच की अवस्था है, जिसमें हमें वास्तविकता का ज्ञान होने लग जाता है और कहीं ना कहीं हम इदम पे अब हम नियंत्रण पा रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी देखी, अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वह है वास्तविक सिद्धांत संबंधित है, यानी कि वास्तविक सिद्धांत हमें इनमें से किससे संबंधित है। पहला हमें दे रखा है इद, अगला दे रखा है ईगो और अगला दे रखा है सुपर ईगो और आखिर दे रखा है ऊर्जा। अभी हमने इद, ईगो और सुपर ईगो को जरा डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने इदम के अंदर देखा था कि बच्चा अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए पहले सोचता है और फिर हमने देखा था ईगो, जो कि था अहम। इसमें बच्चे को वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है कि अभी ये चीज़ मिल सकती है या फिर अभी ये चीज़ नहीं मिल सकती। और आखिर में आता है सुपर ईगो, जिसमें बच्चा आदर्शवादी बन जाता है और नैतिकता की तरफ बढ़ता है। तो देखिए इनमें से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर बच्चे को वास्तविकता का पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, जो कि है अहम यानी कि ईगो। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सुपर ईगो का संबंध इनमें से कौन से स्तर में है। अब यहाँ पे हमें पूछ रखा है कि सुपर ईगो का संबंध इनमें से मन के कौन से स्तर से संबंधित है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है चेतन, अगला दे रखा है अचेतन, अगला दे रखा है अर्धचेतन और नन। अब देखिए इनको जरा डिटेल में देखते हैं। चेतन मन के अंदर कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है और अचेतन मन के अंदर हमारी कुछ ऐसी दबी हुई इच्छाएं होती हैं जो हम पूरी करना चाहते हैं और अर्धचेतन मन के अंदर कहीं ना कहीं हमारी कुछ ऐसी इच्छाएं या फिर कुछ ऐसी बातें जो हम भूल चुके होते हैं पर कुछ प्रयास के बाद हमें याद आ जाता है। और अभी हमने देखा सुपर ईगो के अंदर जो बालक होता है वे किशोरावस्था में पहुंच जाता है और वे आदर्शवादी बन जाता है। उसको पता होता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है, वे नैतिकता के पथ पर चलने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि बालक का चेतन मन आगे बढ़ चुका है, यानी कि चेतन मन को वे समझ चुका है और सुपर ईगो के अंदर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वे चेतन है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको
सिगमंड फ्रॉइड की ये पूरी थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आई हो। इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।